आज का टॉपिक है प्रोविजन एंड रिजर्व। ये थ्योरी का पार्ट है क्लास 11th के, बट बेसिक्स हैं। बेसिकली ये 12th में भी चाहिए होते हैं और थोड़े बेसिक्स। ये ना बहुत ही इग्नोरेंट चैप्टर है, बच्चे से इग्नोर करके चले जाते हैं। इग्नोरेंट चैप्टर नहीं बनाना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि इसको रटते हैं तो दिक्कत आती है और थ्योरी का क्वेश्चन आता है। क्या चीज ज्यादा आती है, क्या चीज कम आती है, वो मैं डिस्कस इस पीडीएफ में करूंगी। पीडीएफ मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, उसमें कंटेंट गिवन है, वहीं से मैं एक्सप्लेनेशन बेसिकली आपको दे रही हूँ। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन होता क्या है। दो तरीके की चीजें हैं आपके सिलेबस में, एक प्रोविजन एंड रिजर्व के नाम से। तो रिजर्व और प्रोविजन के बीच का डिफरेंस भी आ जाता है, और भी चीजें आती हैं। तो चल पहले हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहली चीज है आपकी प्रोविजंस। तो प्रोविजंस को आपको समझना है कि व्हाट आर प्रोविजंस, क्या होता है। देखिए जी, आप 11th में 12th के बाद आपके माँ बाप को पता है बहुत बड़ा खर्चा ये लोग करवाने वाले हैं, कॉलेज में एडमिशन लेंगे आप लोग, और आपके पेरेंट्स को एंटिसिपेटेड है कि भैया इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो एक गुल्लक बना लेते हैं ना। उस गुल्लक में पैसे डाल देते हैं पेरेंट्स, आपके नाम का एफडी करा देते हैं, और आपके लिए एक अलग से कुछ एक अमाउंट सेट असाइड कर देते हैं अपने हर साल के खर्चों में से, कि भैया ये हमें एक साल के बाद जरूरत है। और एक जो बिजनेसमैन होता है उसको भी पता है कि हमारे कुछ खर्चे एंटिसिपेटेड है, जिनका हमें पता भी नहीं है लेकिन वो आ सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ डिस्कस करें। जो मैंने आपको आपके पेरेंट्स वाली भी बात कही, वो यहाँ लिख नहीं सकते, आप समझाने के लिए किया कि एक गुल्लक की जरूरत होती है। तो देखिए जी, व्हाट इज प्रोविजन, पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस लॉसेस विच आर रिलेटेड टू the current accounting period but the amount of which is not known with certainty because they are not yet incurred। वो खर्चा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। हमें नहीं पता कितना टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी, हमें नहीं पता कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी आपकी एसेट की, हमें नहीं पता हमने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की थी, सामने वाला बंदा कितना पैसा हमें नहीं देगा। क्रेडिट पे कर रहे हो ना आप, हो सकता है होल अमाउंट यू आर नॉट एबल टू रिसीव, तो कुछ ना कुछ पैसा मर जाता है, कुछ ना कुछ डाउटफुल भी रहता है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसके लिए हमें पता है कि ये हमारे नुकसान हो सकते हैं, तो उसका पहले से हम एक प्रोविजन बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, और ये लॉ में हमारे अकाउंटिंग लॉ में ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से इस तरीके के लॉसेस का जिसका हमें एंटिसिपेशन नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, उसका एक प्रोविजन मेंटेन कर लेते हैं कि भैया इतने का हमें डाउटफुल डेट्स का इशू है, इतना हमारा टैक्स चला जाएगा, इतना हमारा कहीं और से नुकसान हो जाएगा, तो उसका हमने प्रोविजन बनाया। इसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज क्यों बोल रही हूँ, दो चीजें होती हैं, एक एप्रोप्रिएशन होता है, एक चार्ज होता है। ये चार्ज है, कंपल्सरीली आपको बनाना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपको लॉस होना है, आपको टैक्स पे करना है, आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट होनी है एसेट की, आपका पैसा मर सकता है अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करो। तो ये हमारा चार्ज है, और इसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके ये सारे चार्जेस को चार्ज करते हैं। बेसिकली चार्ज का मतलब क्या है, वो चार्जर नहीं है। चार्ज का मतलब क्या है कि वहां से हम अपना ये लॉस दिखा के ट्रू पिक्चर ऑफ पोजिशन ऑफ प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो वही चीज है, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर सच आइटम्स फॉर असर्टेनिंग ट्रू नेट प्रॉफिट, कि हमारे को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना। अ ट्रेडर हु सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस नोज दैट सम ऑफ द डेटर्स ऑफ द करंट पीरियड वुड डिफॉल्ट। हमें लगता है हमने क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन की है, ये बंदा हमें पैसा नहीं देगा, एंड वुड नॉट पे और वुड पे ओनली पार्शियली, देगा या कम देगा, पार्शियल पेमेंट करेगा। It is necessary to take into account such an expected loss while calculating true and fair profit and loss according to the principle of prudence and conservatism। ये आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है और ये एक केस स्टडी भी दे दी जाती है। ठीक है, therefore a trader creates a provision for doubtful debts to take care of expected loss at the time of realization from debtors। ये बहुत समझने वाली चीज है और ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। और अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लिया हो अभी तक, तो उसमें आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रहे हो, भैया क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन की थी, बंदा पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो किस तरीके के प्रोविजन बनते हैं, बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को डिस्काउंट दे दे, भैया पैसा दे दे थोड़ा, तुझे 2% और डिस्काउंट दे देते हैं। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, इसके लिए भैया रिपेयर्स होती ही हैं, उसके लिए प्रोविजन बना लिए, पैसा सेट असाइड कर दिया, रख दिया, भैया इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है। आइए
आगे अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि कैसे प्रोविजन बनता है वो सब तो मैंने प्रैक्टिकली सिखा रखा है। आगे देखिए, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन बनाने के लिए कैसे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। गुड डेटर्स आर दोज फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ द डेट इज सर्टेन। भैया हमें पता है हमने क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन करी, सामने वाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए की, हमें गुड डेटर्स है, हमें सारा पैसा मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। बैड डेट्स क्या है कि बैड डेट्स आर दोज डेटर्स फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ मनी इज नॉट पॉसिबल एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन इज अ सर्टेन लॉस। भैया सामने वाले से हमने 1 लाख की ट्रांजेक्शन करी और पता चला 20,000 रुपए तो मर गए, वो बैड डेट्स है, कंप्लीट बैड डेट्स है, टोटल लॉस है आपका। ठीक है। डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स क्या होता है? डाउटफुल डेट्स आर दोज डेटर्स who may pay but business firm is not sure about the collection of full amount from them। डाउटफुल डेट्स क्या है? भैया हमने 1 लाख की ट्रांजेक्शन की थी, हमें डाउट है वो शायद 80,000 ही देगा, 20,000 का डाउट है। ठीक है, चलो जी डाउट है ना, हमें पता है इतना हमारा लॉस हो सकता है, चलो जी प्रोविजन मेंटेन कर लेते हैं। इन फैक्ट एज अ मैटर ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस सम परसेंटेज ऑफ सब डेट आर नॉट लाइकली टू पे एंड हेंस ट्रीटेड एज डाउटफुल डेट। हमें लग रहा है कि भैया 1 लाख में से 20,000 रुपए नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी है मिल भी जाए और पॉसिबिलिटी है ना मिले, तो उतनी अमाउंट को हम एज अ डाउटफुल डेट्स कंसिडर कर लेते हैं। टू कंसिडर द पॉसिबल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट बाय सम डेटर, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू मेक अ सुटेबल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द टाइम ऑफ ascertaining ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बिजनेस में आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो भैया ये चीज आपको कंसिडर करनी ही पड़ेगी। ठीक है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स is usually calculated as certain percentage of the total amount or due from sundry debtors। डेटर्स के ऊपर हमारी एक परसेंटेज होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, उतना हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5 से 7%। ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, बेड डेट्स सॉरी हम अपने डेटर में से माइनस करके प्रोविजन को बैलेंस शीट में अमाउंट देते हैं। कैसे करते हैं ऊपर आई बटन में दूंगी, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं वहां दिखा दूंगी, हम यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वहां मैंने प्रॉपरली समझाया हुआ है। अब देखिए, अब हमारे को अगर प्रोविजन क्रिएट करना है, अब अगर आप प्रोविजन क्रिएट करो, ये एंट्रीज जो मैं अब बताने वाली 12th में बहुत चाहिए, बहुत गलत करते हैं बच्चे 12th में भी, बेसिक यहीं से आ जाता है। प्रोविजन जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपका ये लॉस है इसलिए P&L अकाउंट डेबिट हुआ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन जो क्रिएट किया, मान लो डेटर है 1 लाख के, उसका 20% आता है हमारा 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे। कहां से राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कि ये पैसा मर सकता है। ठीक है। अब नीचे हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है, डिस्कस कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ बोला कि 68,000 के डेटर्स थे, उधार पे माल बेचा था, डेटर्स हैं तो ऑब्वियसली उधार पे माल बेचा है, क्रेडिट पे माल बेचा है। इन्होंने कहा कि हमें पता चला कि 8,000 रुपए का था, हमें लॉस हो गया और 10% हमें प्रोविजन मेंटेन करने को इन्होंने बोल दिया। तो चलो जी इसको कैसे करेंगे, ये जर्नल एंट्री, भाई साहब ये 3 जर्नल एंट्री ही मांग लेते हैं। ठीक है। आपके जो डेटर्स होते हैं, पहली बात ध्यान रखना, आपके जो डेटर्स की अमाउंट है वो आपकी डेबिट वैल्यू एसेट है। ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि 8,000 रुपए तो पक्का मर गए, जो लॉस हो गया वो बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लॉस को हम डेबिट करेंगे और डेटर्स हमारे नॉर्मली एसेट वैल्यू होती है, क्रेडिट करेंगे तो ये 8,000 रुपए नलीफाई होगा। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव। आपसे बैड डेट की जर्नल एंट्री बहुत पूछी जाती है। इसके बाद जो बैड डेट आपके लॉस है तो ऑब्वियसली इसको लॉस से राइट ऑफ करोगे, एक बार बैड डेट डेबिट हुआ और एक बार बैड डेट क्रेडिट हुआ, नलीफाई हो गया हमारा पूरा का पूरा जो ये लॉस था, हमने अपने P&L अकाउंट के डेबिट हुए, ये बैड डेट्स दिखा दी। ये दोनों एंट्री एक साथ होती हैं, मतलब एक एंट्री नहीं है, नलीफाई भी करनी पड़ती है बैड डेट्स की एंट्री, नॉमिनल अकाउंट में राइट ऑफ होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रोविजन बनाना है, ये बच्चे गलत कर देते हैं। प्रोविजन के टाइम पे ध्यान रखना है, जब प्रोविजन बना रहे हैं तो ऊपर एंट्री आई थी प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। अब करना क्या, प्रोविजन बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो आपकी डेटर्स की अमाउंट हुई थी उसमें से बैड डेट्स लेस करने के बाद जो रेजिडुअल अमाउंट आती है उस पे आपको प्रोविजन बनाना है, जितने परसेंट बोला है। जैसे यहां पर आपके थे 68,000 के डेटर्स, उसमें से आपने 8,000 के बैड डेट्स माइनस किए तो ये तो मिलना नहीं है, बचा कितना, यानी आपको जो रिकवरी होगी वो 60,000 की होगी, उसके ऊपर 10% प्रोविजन बनाएंगे तो वो बन के आया 6,000 रुपए। ये जो 3 एंट्री है मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, ये क्वेश्चन करवाया जाता है, ये 12th में भी चाहिए और बच्चे 12th के भी ये बहुत गलत करते हैं, कर लो। ठीक है। इसके बाद अब बात करती हूं मैं रिजर्व्स पे। रिजर्व्स क्या होते हैं, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट मे be set aside and retained in the business to provide for certain future needs like growth and expansion or to meet future contingencies such as workman compensation। ठीक है। देखो क्या होता है, हमें पता है जो प्रॉफिट आया
वो तो प्रोप्राइटर लेके जाएगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर लेके जाएंगे। इस प्रॉफिट को हम कुछ उसमें से कुछ प्रॉफिट अलग से रख लेते हैं, सेट असाइड कर लेते हैं और अपने बिजनेस में रिटेन रहता है, बिजनेस में रहता है और एज ए लायबिलिटी दिखाया जाता है, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस तरीके के रिजर्व्स बनाए जाते हैं। यानी आपके प्रॉफिट का कुछ पैसा आपने एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इस तरीके से कुछ फंड्स के नाम है, डिटेल में पहले चैप्टर में 12th में सिखाऊंगी, सारा कुछ सिखा रखा है, वीडियो तो बनी ही हुई है भाई, जो 11th वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये 12th में सीखेंगे। ठीक है, तो ये रिजर्व हमने क्या करे, ये रिजर्व जो क्रिएट हुए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट हुए हैं, दिस इज टर्म्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से कुछ पैसा हटा के हमने इन रिजर्व्स के नाम से सेट असाइड कर दिया और ये भी हमारा लायबिलिटी साइड पर रिफ्लेक्ट होगा। प्रॉफिट भी कहाँ दिखाते हो, लायबिलिटी साइड पे दिखाते हो ना, और ये रिजर्व भी वहीं दिखा रहे हो। ठीक है, तो अब जनरल रिजर्व क्या होता है, भाई कुछ भी खर्चा हो सकता है, इस रिजर्व से पैसा उठाएंगे और अपने खर्चे को कर लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे वर्कमैन काम कर रहे हैं, उनका कुछ अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, फंड बना रखा है जी, वहां से उठा के उस खर्चे को कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, शेयर्स में कर रखी थी, लॉस भी तो हो जाते हैं, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए फंड बना दिया। कैपिटल रिजर्व क्या हुआ, कोई एसेट खरीदी थी या बेची थी, उसमें कुछ लॉस हो गया तो रिजर्व बना हुआ है कैपिटल एसेट के लिए, वहां से कर लिया। डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड देना है, उस टाइम पे रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हम डिबेंचर इशू किए थे और अब हमें रिडीम करना है, उस रिडीम के लिए हम रिजर्व पहले से मेंटेन करके रख रहे हैं, गुल्लक पहले बना के रखी है, पैसा अलग रखा हुआ है कि भैया ये जब हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ से पैसा, इन वजह से रिजर्व बनता है। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये रिजर्व मेंटेन नहीं होंगे। प्रोविजन तो कंपलसरी, वो तो चार्ज है, वो तो बनाना ही बनाना है, लेकिन जो रिजर्व्स हैं ये मैंडेटरी थिंग नहीं है। प्रॉफिट है तो ये रिजर्व बनेगा, प्रॉफिट नहीं है तो ये रिजर्व क्रिएट ही नहीं हो सकते, ये एप्रोप्रिएशन है। इफ यू आर हैविंग प्रॉफिट देन दीज रिजर्व्स कैन बी मेंटेन्ड। आइए अब आपका क्वेश्चन जो आता है ना, मेजर क्वेश्चन आता है 11th में, वो प्रोविजन एंड रिजर्व के बीच में डिफरेंस आता है। अभी बताया मैंने पहले बेसिक नीचे, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एप्रोप्रिएशन, अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। पर्पस, इट इज क्रिएटेड फॉर नोन लायबिलिटी, यहाँ हमें पता है कि लायबिलिटी हमारी नोन है। ठीक है, यहाँ पर हम बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ रिजर्व बना रहे हैं, नुकसान होगा तो यहाँ से भरपाई हो जाएगी। इसमें क्या होता है, प्रोविजन जो हमने बनाया, तो ऑब्वियसली प्रोविजन जब हम बनाते हैं ना बेटा, तो प्रोविजन को P&L के डेबिट में दिखाते हैं, उसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। नेट प्रॉफिट जो हमारा उससे कम होता है ना, तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स लगता है, तो ऑब्वियसली कम अमाउंट पर टैक्स लगेगा। लेकिन जो रिजर्व बना रहे हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि P&L के डेबिट में नहीं जा रहा है, इसे हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसे तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा हटा के जनरल रिजर्व में दिखा रहे हैं, तो ये इसका हमारी टैक्सेबल इनकम पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। आगे, इट इज शोन प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, जो भी आप प्रोविजन बनाते हैं, इट इज शोन ईदर बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द आइटम ऑन द एसेट साइड। मान लीजिए आपने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट्स का, तो क्या किया आपने, डेटर में से माइनस किया और फिर आपने बिजनेस में आपने आउटर साइड में दिखा दिया। एक तो चीज ये है, दूसरा इस प्रोविजन को आप एज ए लायबिलिटी साइड दिखा दीजिए, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। दोनों में से कोई भी एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्रोविजन इज ए लायबिलिटी, आप लायबिलिटी में दिखाओ या आप उस एसेट में से रिड्यूस करके अमाउंट दिखा दो, दोनों ट्रीटमेंट ठीक है, वही चीज इन्होंने यहाँ बताई है। ठीक है, अच्छा, जो आपकी रिजर्व्स होते हैं वो तो आप दिखाते ही लायबिलिटी में हो, क्योंकि वो P&L में से पैसा उठा के दूसरे रिजर्व में डाला हुआ है, वो कोई सा भी हो, वर्कमैन कंपनसेशन हो, जनरल रिजर्व हो, तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है। आगे देखिए, एलिमेंट ऑफ कंपल्सन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नेसेसरी टू एसर्टेन ट्रू पिक्चर। हम बिजनेस की ट्रू पिक्चर पे आ रहे हैं और इसमें कौन सा आपका यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मार्क पे कर दिया है, कौन सा है आप ही बता दो, लिखा हुआ वैसे तो पढ़ लिया होगा, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव, कि भैया आपको पता है ये एंटिसिपेशन ऑफ लॉस, तो भैया गुल्लक बना लो ना प्रोविजन के नाम की। अच्छा, जनरल रिजर्व, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की मर्जी है कि वर्कमैन के नाम से अलग पैसा रख रहा है, डिवेंचर के नाम से अलग से पैसा रख रहा है, जनरल रिजर्व मेंटेन करके रख रहा है, डिपेंड करता है, और प्रॉफिट होगा तभी रख सकता है, नहीं तो रख भी नहीं सकता। तो रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर आर प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं बनेगा। हाउ इन सर्टेन केसेस लॉ हैज स्टिपुलेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व सच एज डिवेंचर, रिडेम्पशन रिजर्व, ये तो बनाना ही होता है, ये तो बनाना है। अगर आपने डिवेंचर इशू किया तो बेटा उसका रिजर्व बनाना है, DRR के नाम से आता है 12th में। ठीक है जी, आगे देखिए,
यूज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपका जो प्रोविजन है ना, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं हो सकता, बट हाँ आपके जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स में से ही डिविडेंड पे किए जाते हैं। आपने रिजर्व मेंटेन किया था, उससे आप रिजर्व पे डिविडेंड पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल यूज किया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन आपका आता है। अब रिजर्व किस तरीके के होते हैं? एक है जनरल रिजर्व, एक प्रॉफिट में पैसा उठाया अलग से रख दिया, हम इसको यूज करेंगे, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं भाई, ठीक है। तो हमने इसके लिए जनरल रिजर्व बनाया। दूसरा है स्पेसिफिक रिजर्व, कोई पर्पस है, उस पर्पस के लिए हम रिजर्व बना रहे हैं। वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, वर्कमैन के लिए बनवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में लॉस बियर करने के लिए, या डिबेंचर्स का रीपेमेंट करने के लिए। तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व से किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। आगे आइए, दूसरी चीज आती है कैपिटल रिजर्व। समझिए, कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट विच नॉट अराइज फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेली की जो एक्टिविटी है उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उससे कभी भी कैपिटल रिजर्व नहीं बनता है। सच रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, और कैपिटल रिजर्व का पैसा डिविडेंड की तरह भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। दीज रिजर्व कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज और इशू ऑफ बोनस शेयर इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है जी, बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमें कैपिटल लॉसेज होते हैं, हमने एक एसेट बेची और लॉस पे बेच दी, उस कैपिटल लॉस की रिकवरी के लिए हम कैपिटल रिजर्व्स मेंटेन करते हैं। या कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करता है, एज अ बोनस शेयर दे रहा है। भाई किसी के पास शेयर्स थे ऑलरेडी, हमने उन्हें दो बोनस शेयर और दे दी, कहां से लाओगे पैसा, दिखाना तो पड़ेगा ना, फ्री में दिए, बोनस शेयर तो फ्री में दिए जाते हैं, तो उसका पैसा के लिए हम कैपिटल रिजर्व को यूज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हम कभी भी प्रीमियम और रिडेम्पशन, जब हम कभी शेयर्स या डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तब ये कैपिटल रिजर्व यूज करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन पे भी अगर हमें कुछ प्रॉफिट देना है तो भी हम इस कैपिटल रिजर्व को यूज करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए कर रहे हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के केस में है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये कैपिटल प्रॉफिट के पॉइंट्स हैं कि हमें कब कब प्रॉफिट होता है। हम शेयर्स को इशू करते हैं तो प्रीमियम आता है, डिवेंचर्स को इशू करते हैं प्रीमियम आता है, लेकिन कभी कभी जब रिडीम करते हैं तो प्रीमियम पे भी करने पड़ते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, ये चीजें कंपनी अकाउंट में डिटेल में पढ़ोगे 12th के अंदर, अभी तो डिटेल थ्योरी आनी है, इतना ज्यादा यहाँ 11th में जरूरत नहीं है। आगे आइए, ये हाँ ये टॉपिक आपका है, बहुत आता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व। आ जाओ, इसको समझना है, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। पहली बात तो रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस समझो। रेवेन्यू क्या है? इट इज अ रेवेन्यू विच यू आर जनरेटिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year, दैट इज एन अकाउंटिंग ईयर। तो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट विच अराइज आउट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस और अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने एक साल के अंदर काम किया, अकाउंटिंग ईयर में जो आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, इट इज क्रिएटेड प्राइमरी आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट विच डू नॉट अराइज आउट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल रिजर्व का पैसा पहली बात तो डिविडेंड एज अ डिविडेंड दिया नहीं जाता, क्योंकि जो डिविडेंड दिए जाते हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिए जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कमाओगे तो डिविडेंड दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिजर्व क्रिएट कब होता है? कैपिटल रिजर्व तब क्रिएट होता है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कैपिटल प्रॉफिट नहीं बनता है, कैपिटल रिजर्व नहीं बनता है। हमने एक एसेट खरीदी थी और वो प्रॉफिट पे बेच दी, तो उस कैपिटल एसेट से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट है और उसी से ही कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। आगे आइए, next is it is a creation created to strengthen the financial position to meet unforeseen contingencies for some specific purposes। आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? ये है रेवेन्यू, आपका जो ऊपर दिया हुआ है रेवेन्यू रिजर्व। जो रेवेन्यू रिजर्व है, जो रेवेन्यू रिजर्व मेंटेन हो रहा है एक साल के अंदर, जो कमाया है बच्चा पैसा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, उससे ही रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट हुआ है। और जो आपका कैपिटल रिजर्व है बेटा, इट इज क्रिएटेड फॉर कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट और अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये जो क्रिएट हो रहा है कि भैया हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमें कैपिटल रिजर्व मेंटेन करना है, तो ये वो चीज है, पर्पस इसका। यूजेज,
A specific revenue reserve can be utilized only for the earmarked purpose, which is a general reserve can be purpose of utilize any purpose including distribution of profit. आपने एक साल के अंदर जो प्रॉफिट कमाया उससे आपने एक जनरल रिजर्व क्रिएट किया, 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से 2 लाख रुपए आपने डाल दी जनरल रिजर्व में। ठीक है जी, आपका प्रॉफिट तो निकल गया 8 लाख का और उसमें से 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व के आए। जनरल रिजर्व का पैसा आप एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हो, ये एक साल की कमाई थी। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है इट कैन बी यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इसके लिए पर्पस स्पेसिफिक है, प्रोवाइडेड इन द लॉ इन फोर्स टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज और इशू ऑफ बोनस शेयर। अगर आपको कोई कैपिटल लॉस हो रहा है, यानी एसेट के टाइम पे, एसेट जब सेल कर रहे हो उस टाइम पे आपको कोई लॉस हो रहा है, उसको कवरेज देने के लिए कैपिटल रिजर्व को यूज किया जा सकता है। या आपको अगर बोनस शेयर इशू करने हैं तो भी आप अपने कैपिटल प्रॉफिट का जो शेयर से क्रिएट किया हुआ कैपिटल रिजर्व है उसको यूज कर सकते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि हाउ विल बी कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, इसके बाद आपके आ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। रिजर्व क्यों मेंटेन करते हो बेटा? मीटिंग फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी हो रही है उसके लिए कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए एक रिजर्व बना रहे हैं ना, ये नुकसान हुआ तो यहाँ से भरपाई कर लेंगे, मरेंगे दिवालिया नहीं होंगे। रिडीमिंग अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लाइक डिबेंचर्स, किसी का रिडीम मतलब रिटेम्पशन मतलब कि रीपेमेंट, आपने डिबेंचर इशू किए थे अब आप उसको पेमेंट करना है तो वही रिजर्व की जरूरत है। आगे आइए, सीक्रेट रिजर्व क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, क्या है सीक्रेट रिजर्व, कर लेते हैं इसे भी। सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। पहली बात तो ये, इसे कहीं बैलेंस शीट में दिखाते नहीं, नॉर्मल रिजर्व दिखाए जाते हैं। इट में ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड ऑल्सो द टैक्स लायबिलिटी। जब हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे हैं पहली बात, तो ये प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, जब डिस्क्लोज नहीं हुआ तो इस पे टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनी, पे भी नहीं करना टैक्स। द सीक्रेट रिजर्व कैन बी मर्ज विद द प्रॉफिट ड्यूरिंग द लीन पीरियड टू शो इम्प्रूव्ड प्रॉफिट। रिजर्व बनाया हुआ था ना, अब दिख रहा है इसका लॉस है, अगर लॉस दिखा देंगे तो मार्केट की पोजीशन खराब हो जाएगी, ये वाले प्रॉफिट को वहां दिखा देंगे ऐड करके कि हमारा बैलेंसिंग हो जाए। ठीक है, मैनेजमेंट रिजॉर्ट टू क्रिएट द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व बाय चार्जिंग हायर डेप्रिसिएशन देन रिक्वायर्ड। अभी रिजर्व मेंटेन कैसे होता है? प्रोविजन बनाना था, प्रोविजन हम पी&एल के डेबिट में दिखाते हैं, हमने पी&एल से चार्ज किया प्रोविजन, ज्यादा प्रोविजन चार्ज कर लिया, उतने की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हुई, हम एक पैसा सेट असाइड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पर उतना नुकसान हमारी एसेट में हुआ नहीं है, हमारे लिए तो पैसा ज्यादा आ गया ना हमारे पास, और प्रॉफिट पे टैक्स लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि हमने प्रॉफिट कम कर दिया, प्रोविजन क्रिएट किया, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आया, नेट प्रॉफिट कम हो गया और उस पे उसी पे हमारा टैक्स बन रहा है। हमने हायर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन करके प्रॉफिट का कुछ पैसा प्रोविजन में डाल दिया, प्रोविजन इज द पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है जो आपने अलग से किया है, उससे आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज सीक्रेट रिजर्व, इट इज ऑल्सो नॉट नोन टू द आउटसाइड स्टेक होल्डर। आपने तो प्रोविजन दिखाया था कि भैया इतना नुकसान हो जाएगा, हुआ तो नहीं, इतना नहीं होना था, 5% होना था, 15% प्रोविजन बना दिया। तो सीक्रेट रिजर्व कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज एंड स्टॉक। आपने अपनी एसेट्स की वैल्यू को अंडर वैल्यू कर दिया, कम दिखाया, वैल्यू ज्यादा थी, चलो जी सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कोई एसेट बनाई थी और उसको पी&एल में चार्ज किया तो उसकी वजह से पी&एल आपका रिड्यूस हो गया, लॉस में चला, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया। मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स में पता था 10% लॉस होना है, 20% का प्रोविजन बना दिया, हो तो नहीं रहा ना 20% का नुकसान, 10% का एक्स्ट्रा प्रोविजन है, सीक्रेट रिजर्व है बेटा वो। शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटीज और एक्चुअल लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी अचानक से कोई लायबिलिटी आने था और कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब है भाई ये हो सकता है ये हमें पे करना पड़े, लेकिन वो कंटीजेंट लायबिलिटी आई नहीं, अराइज ही नहीं हुई, अराइज नहीं हुई और बेसिकली हमने उसको दिखा दिया एक्चुअल में हमने इतना पेमेंट कर दिया, एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दी, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया। पूछा जाता है आपसे। अच्छा एक चीज और, क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व विद इन रीजनेबल लिमिट इज जस्टिफिएबल। ऐसा भी नहीं है आप बहुत बहुत ज्यादा 50% प्रोविजन बना लो, बच्चे तो ऐसे ही बोल देते हैं 50% प्रोविजन बना देंगे मैडम, 25% बना देंगे, 30% बना देंगे, नहीं जी जस्टिफिएबल हो, आप जस्टिफाई कर सको उस पॉइंट को। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंसी प्रूडेंस एंड प्रिवेंटिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर फर्म्स। ठीक है जी, खत्म कर दिया मैंने थ्योरी का चैप्टर। तो ये बेसिक थ्योरी है, इसकी पीडीएफ में शेयर कर ही रही हूँ आपके साथ,
तो करिएगा और बताइएगा कि हेल्पफुल हुई कि नहीं हुई। 12th में तो काफ़ी एनसीईआरटी से कंटेंट लिया, 11th में लिया, आप कोशिश करूँ 11th में भी लेके आऊँ कुछ एनसीईआरटी का कंटेंट, एनसीईआरटी से एक्सप्लेनेशन। अभी 11th का पहला टॉपिक है जिसमें मैंने एनसीईआरटी लिया, नहीं तो 12th में ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं पूरे के पूरे, जो मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स एक एक घंटे में एनसीईआरटी के थ्रू एक्सप्लेन किए, क्योंकि एनसीईआरटी तो भाई आपको देखनी ही है। चलिए जी, बताइएगा अगर कुछ समझ में आया हो तो। ऑल द बेस्ट।